नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। हिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य। हमने पिछले लेक्चर में हिस्ट्री में पूरा स्टोन एज पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हमने महाजनपद पीरियड देखा। हम महाजनपद पीरियड के बाद हमने रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी देखा। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बाद मगध किंगडम को देखा, जिसके अंदर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणु वंश को देखा। और उसी समय जो विदेशी आक्रमण हुए थे मौर्य काल के बाद, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण को भी हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है दक्षिण भारत में जो चोल, चेर, पांड्य यानी सीसीपी संगम एज जिसे कहते हैं उसको भी देखा था। तो इतिहास के लगभग ये टॉपिक 15-16 टॉपिक हो चुके हैं। अब जो बारी है वो है गुप्त एम्पायर की यानी कि गुप्ता साम्राज्य की, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है हम वो आगे देखेंगे। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी देखिए, इसका फाउंडर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त। क्या? श्रीगुप्त। देखिए, श्रीगुप्त उसका फाउंडर था यानी पहला शासक था, और विष्णुगुप्त क्या थे? उसके अंतिम शासक थे। तो याद रखना, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, श्री विष्णुगुप्ताय नमः, श्री विष्णुगुप्ताय नमः, इस तरह से मैं याद रख लेता हूँ। तो इससे क्या याद होता है? श्री से शुरुआत होकर विष्णु से गुप्त वंश का नमः यानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? श्री विष्णुगुप्ताय नमः। तो श्री से श्रीगुप्त इसके फाउंडर हो गए। दूसरे जो और इन्होंने जो शासन किया था वो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया था। 240 से 280 ईडी ये पहले शासक थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स इतिहास में नहीं उपलब्ध हैं, इसलिए इनके बारे में हमें कहीं कुछ नहीं पढ़ना। बस इतना हमें जानकारी होना चाहिए कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के तुरंत बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम होगा घटोत्कच। घटोत्कच ये भीम का पुत्र घटोत्कच नहीं है, ये श्रीगुप्त के पुत्र हैं घटोत्कच। ये भी लगभग 40 वर्ष शासन करेंगे घटोत्कच। और इस तरह से गुप्त एम्पायर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो श्रीगुप्त थे, ऐसा माना जाता है जो इसके पहले भारत में कुषाणों का शासन था, तो ये कुषाणों के सामंत के रूप में थे। कुषाणों के सामंत का मतलब होता अधिकारी के रूप में थे। इनके फ्यूडल्स थे, इनके लॉर्ड्स थे, मंत्री। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुषाणों के सामंत थे। इन्होंने कुषाणों के पतन के बाद पाटलिपुत्र के क्षेत्र पर कब्जा करके अपना जो है राज्य स्थापित किया गुप्त वंश के नाम से। इनकी राजधानी क्या थी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मौर्य वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त वंश की भी राजधानी क्या थी? पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र हो गई। अब दूसरी बात कर देते हैं कि हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि एरण अभिलेख। अभी इनके बारे में हम आगे देखेंगे। एरण अभिलेख ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मेहरौली दिल्ली में अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में अभिलेख है। तो ये तीन जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो तीन पिलर्स हैं, ये हमें गुप्त एम्पायर के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो गुप्त काल में लिटरेचर्स जो कालिदास ने लिखी थी, जो अमरदास ने लिखी थी, और बहुत सारे जो गुप्ता काल में जो लिटरेचर यानी साहित्य आगे बढ़ा था, उन साहित्यों का, उन महाकाव्यों का अध्ययन करने के बाद भी गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो फाह्यान जो गुप्त काल में आया था, फाह्यान के भी जो विवरण हैं, वहाँ से जो डिटेल्स प्राप्त होती है, उससे भी हमें गुप्त काल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बेसिक जानकारी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गुप्त काल का संस्थापक तो श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, दूसरा शासक घटोत्कच, और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन गुप्त काल का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान दीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के फाउंडर थे, उनके संस्थापक थे। ये गुप्त वंश का रियल फाउंडर है। रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक माना जाता। क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त ने सिर्फ स्थापना की थी, उसका विस्तार नहीं किया था साम्राज्य का। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? टेरिटरी का विस्तार किया था चारों तरफ। जो इनके कमज़ोर शासक थे उनको हरा कर इसने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसको एनलार्ज किया था। इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है।
इसने शासन जब शुरुआत की, इसका जो शासन था वो 319 से लेकर 335 एडी तक 16 वर्षों तक इसका शासन था। अब जो गुप्त काल आएगा, ध्यान दीजिए, हर एक राजा एक टाइटल यानी कि उपाधि धारण करेगा। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी टाइटल धारण की थी? महाराजाधिराज। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा गुप्त शासक महाराजाधिराज के नाम से जाना गया। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, महाराज धीराज यानी कि राजाओं का राजा। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? ये महाराजाधिराज के टाइटल इन्होंने होल्ड किया। इसके बाद देखिए, इसके पहले जो कनिष्क थे उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। उसके पहले विक्रमादित्य फर्स्ट ने क्या किया था? विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये सब हिंदू कैलेंडर्स हैं। अब क्या हो रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, यानी गुप्त कैलेंडर की शुरुआत की थी, जो उसके राज्याभिषेक का प्रतीक है, उसके कोरोनेशन का एक सिंबल है। जब उसका राज्याभिषेक होता है, उसका कोरोनेशन सेरेमनी होता है, तो उसी सेरेमनी के दौरान उसने गुप्ता कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया था। तो भारतीय जो कैलेंडर हैं वो कौन कौन सी, पहली आपसे पूछ लिया जाएगा, क्रम लगाने को आ जाएगा कि भारतीय कैलेंडर को क्रम से लगाई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? विक्रम संवत। विक्रम संवत के बाद कौन सा आएगा? शक संवत। और शक के बाद कौन सा आएगा? गुप्त संवत। तो ये इसका क्रम लगाने को भी आ सकता है। तो विक्रम संवत कब आया था? 57 BC ईस्वी से पहले। शक कब आया था? 78 AD कनिष्क के द्वारा। और गुप्त संवत 319 AD। क्लियर है? तो ये बात होगी। देखिए, इसने शासन जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है, इसने सबसे पहला काम क्या किया? राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। तो इसके लिए इसने एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अपनाया वो वैवाहिक गठबंधन का सिद्धांत था, जिसे मैट्रिमोनियल अलायंस या मैरिज अलायंस पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें क्या करता था? आसपास के जो शासक होते थे उनको विवाह का प्रस्ताव देता था, खुद का विवाह करता था, पुत्रों का विवाह करेगा और उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लेगा। इसी कड़ी में इसने लिच्छवी, जो कि बिहार के उत्तर में जो राज्य हुआ करता था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और वैवाहिक गठबंधन की इसने शुरुआत की। इससे उसे बिहार, नेपाल के हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिले। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से विवाह किस गुप्त शासक से हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त वंश का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक आएगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? 40 वर्षों तक शासन किया। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक उसने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपने पिता की तुलना में युद्ध नीति का पालन किया। युद्ध नीति मतलब वार पॉलिसी। ही एडॉप्टेड वार पॉलिसी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द टेरिटरी ऑफ गुप्ता एम्पायर अनलाइक हिज फादर, क्योंकि इनके पिताजी ने मैरिज अलायंस पर फोकस किया, इसने युद्ध नीति पर फोकस किया। युद्ध नीति क्या है कि आसपास के राज्य को बोलेगा हमारी संधि स्वीकार कर लो, अदरवाइज मैं आपके राज्य में युद्ध कर दूंगा। जो स्वीकार कर लेंगे ठीक है, नहीं तो उनके राज्य पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद युद्ध जीत लेगा और युद्ध जीतने के बाद राज्य पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसा माना जाता है जैसे कि एरण जो अभिलेख है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एरण अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके वार कैंपेन की जानकारी प्राप्त होती है। उसके जो युद्ध अभियान से संबंधित जानकारी है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। एरण अभिलेख कहाँ पर है? ये देखिए, ये रहा एरण अभिलेख। एरण जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो ये जो स्टैचू बना हुआ है इसके ऊपर संस्कृत में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पिलर भी है और उस पिलर में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। तो इन इन्फॉर्मेशन से हमें यह ज्ञात होता है, वी केम टू नो दैट समुद्रगुप्त initiated a war campaign in order to expand his territory from north to south। और ऐसा माना जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने उत्तर के लगभग 9 राज्यों को तथा दक्षिण के लगभग 12 राज्यों को जीता था। क्लियर है? इसीलिए उसके लगातार युद्ध जीतने के कारण जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम V.A. स्मिथ है, उन्होंने उसे भारत का नेपोलियन कहा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु वॉज कंसीडर्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ। तो एग्जाम में हमेशा याद रखना ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लगातार कई सारे युद्धों को जीता था। इसका जो मंत्री था उसका नाम था वसुबंधु, जो कि एक प्रमुख बौद्ध विद्वान यानी कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इसके अलावा इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। ब्राह्मण धर्म का मतलब समझ रहे हैं?
जिसे आज सनातन धर्म कहा जाता है या हिंदू धर्म कहा जाता है। इसके पहले जैसे कि कुषाणों के समय आपको पता होना चाहिए क्या था, बौद्ध धर्म फैला था। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जब मैं आपको गुप्त साम्राज्य की विशेषता पढ़ाऊंगा, फीचर्स पढ़ाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा किस तरह से रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुए थे। भारत के अंदर जो सनातन धर्म है उसका फिर से उभार होगा, जो कि कुषाणों के समय क्या हो गया था, बौद्ध धर्म आ गया था, तो उस बौद्ध धर्म का पतन होगा और गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म या जिसे सनातन धर्म या जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है उसका फिर से पुनरुत्थान होगा और उसमें इन शासकों का प्रमुख योगदान रहा था। तो वह ब्राह्मण धर्म यानी कि ब्राह्मण रिलीजन का अनुयायी था, वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसने अपने आप को, ध्यान दीजिए, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको भागवत कहा जाता है और इसने अपने आप को परम भागवत कहा था। क्या कहा था? परम भागवत। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा शासक था जिसने अपने आप को परम भागवत कहा था। तो परम भागवत कौन है? समुद्रगुप्त है। उसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को भी बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दे दी। अब ध्यान दीजिए, श्रीलंका कहाँ पर है? यहाँ पर है। श्रीलंका में बुद्धिज़्म फैला था किसके कारण? अशोक के कारण। अशोक की वजह से यहाँ पर बुद्धिज़्म फैला था। तो जो बुद्धिज़्म रिलीजन का फॉलोअर होता है उसकी आस्था कहीं ना कहीं बौद्ध गया, जो कहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनमें बहुत आस्था होती है। तो वहाँ पर मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के शासक थे, एक मठ बनाने की उन्होंने अनुमति मांगी। किससे? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त ने क्या किया? उन्हें अनुमति दे दी। क्योंकि ध्यान दीजिए, भले ही वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था लेकिन वो दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु था, टॉलरेंट था। मतलब भारत के अंदर जब तुर्कों का शासन होगा या मुगलों का शासन होगा उस समय ये चीज़ देखने को कम मिलेगी, लेकिन उसके पहले चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो, चाहे उसने बौद्ध धर्म अपनाया हो या जैन धर्म अपनाया हो या ब्राह्मण धर्म अपनाया हो, उसने सदैव दूसरे धर्मों के प्रति करुणा, समान भाव और सहिष्णुता का भाव रखा, टॉलरेंस हमेशा रखा। ये भारत की विरासत है, ये लेगेसी है इंडिया की। इसके अलावा उसने विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी था ये कविता भी करता था, पोएट्री भी करता था, इसीलिए इसको कविराज की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा ये वीणा बजाने को भी शौकीन था। ही यूज टू प्ले वीणा। अभी दिखाएंगे आपको। वीणा बजाने का भी शौक था, कविराज भी था, म्यूजिशियन भी था। उसका जो एक राजकवि था, ऑफिशियल पोएट जिसे कहते हैं, उसकी प्रशंसा उसने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया। ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये एक पिलर है जो इलाहाबाद में बनवाया गया है। इलाहाबाद में आज भी ये है। अकबर ने के जो किला बनवाया था उसमें आज भी ये प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया गया था। और इसके साथ ही उसने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन कराया था। ये एग्जाम में सब चीज़ पूछी जाते हैं। तो समुद्रगुप्त से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको, भारत का नेपोलियन, एरण अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। क्लियर है? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गुप्त काल में उसका, अच्छा उसके राज कवि का नाम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। उसके राज कवि का नाम क्या था? जो है उसके राजकवि का नाम क्या था? उसके राजकवि का नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरिशेन किसका दरबारी था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी था, उसका ऑफिशियल पोएट था। ठीक है। और इसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद में है। वो वीणा बजाने का शौकीन था और उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था जब पुष्यमित्र शुंग पढ़ा था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग पहला शासक था जिसने, मगध का पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो ये थी समुद्रगुप्त के बाद। समुद्रगुप्त के बाद देखते ये एरण अभिलेख है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त काल के बारे में मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये पिलर्स है और ये सिक्का है। इस सिक्के में अगर आप देखें तो जो ये समुद्रगुप्त की तस्वीर है, समुद्रगुप्त यहाँ पर वीणा प्ले कर रहा है, ये लक्ष्मी की तस्वीर है। तो ये सिक्के जो जारी किए गए थे उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जो है कि गुप्त काल की क्या विशेषताएं हैं, साम्राज्य की क्या क्या चीज़ें घटी थी, किस लिए उसे स्वर्ण युग कहा जाता था। ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भाई विक्रमादित्य इसके पहले भी था, विक्रमादित्य फर्स्ट। विक्रमादित्य फर्स्ट कौन था? जिसने शकों को हराया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड भी, इसने भी शकों को पराजित किया था, इसलिए इसका उपाधि क्या हो गई? विक्रमादित्य। समझ में आया? इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे।
अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न होंगे और इसने भी अपने दरबार में जो 9 विशिष्ट मंत्री होंगे उनको रखेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, घटकर्पण, छपड़क, वेलभट्ट और शंकुक। ये सारे 9 लोग जो हैं इसके दरबार की शोभा बढ़ाते, जिसमें कालिदास महत्वपूर्ण क्या थे, ये इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमर सिंह भी क्या थे, एक नाटककार थे। धन्वंतरी क्या थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वराहमिहिर क्या थे, ये एक ऋषि थे और ये विद्वान थे। बाकी सब किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी क्षेत्र में वो विद्वान थे। तो नवरत्नों की नियुक्ति किस गुप्त शासक ने की थी, चंद्रगुप्त सेकेंड। उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना क्या घटी, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, फेमस चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड रेजिम। फाहियान उसका नाम है। फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। और फाहियान जब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म सीखेगा, उसके बाद जाएगा, अपनी पुस्तक में उसका विवरण देगा। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाहियान की यात्रा किस काल में हुई थी, गुप्त काल में। किसके शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त सेकेंड। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, हमने ऑलरेडी देख लिया। वो पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समझ में आया। इसके पहले जो गुप्त सिक्के चल रहे थे वो सोने के चल रहे थे और इसी ने जो है चांदी के सिक्के चलाए। जो चांदी के सिक्के थे उसे गुप्त काल में रूपक कहा जाता था और जो सोने के सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता था। ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। जब उसने शासकों को हराया तो उसने वहाँ की जो उनके कब्जे में ध्रुव देवी थी उनको कब्जे से छुड़ाया और ध्रुव देवी से बाद में उसने विवाह कर लिया, यानी महारानी बन गई। ये ध्रुव देवी जिनकी चर्चा अभी हो रही है, पिछले 4-5 महीने आंध्र प्रदेश में एक अभिलेख में इनका नाम मिला हुआ है। ये हुआ क्या था समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या था, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में गुप्त शासन हुआ करता था, गुप्त वंश का शासन था। लेकिन दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण वंश थे ये वाकाटक थे। वाकाटक जो आंध्र सातवाहन वंश हुआ करते थे उनके ये उत्तराधिकारी थे। सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद वाकाटक आता है। वाकाटक मध्य और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास शासन करते हैं। तो गुप्त वंश और वाकाटक में आपस में एक मैरिज अलायंस था, दोनों के बीच में शादी विवाह रोटी बेटी का संबंध था। तो इस तरह से कोई क्लेश, को किसी भी तरह का विद्रोह या विवाद नहीं था। तो ध्रुव देवी का भी जो है नाम वहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये था जो है ध्रुव देवी की बात। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमें डिटेल जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके द्वारा बनवाए गए मेहरौली पिलर से। मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण कहाँ पर हुआ है, दिल्ली। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पर है, दिल्ली में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये रहा, ये पिलर है, आयरन पिलर। ये कुतुब मीनार के प्रांगण में, कुतुब मीनार के प्रमाइसिस में है, दिल्ली में, मेहरौली में। ये है फाहियान जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट से क्या पूछा जाएगा, वो महाराजा धीराज था, ठीक है। उसने गुप्त संवत की शुरुआत की, वो रियल फाउंडर था। समुद्रगुप्त से क्या पूछा जाए, वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने वीणा बजाने का शौकीन था, उसकी प्रशंसा में प्रज्ञा प्रशस्ति लिखा गया। एरण अभिलेख में उसका वर्णन है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्या पूछा, फाहियान की यात्रा, विक्रमादित्य, यही सब पूछा जाता है। अगला देखते हैं शासक, ये कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ध्रुव देवी का पुत्र था। इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बंगाल से काठियावाड़ यानी गुजरात तक तथा हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक कर दिया था। उसके शासनकाल के दौरान, यानी कि जो लगभग सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो कुमारगुप्त के समय हुआ था। और कुमारगुप्त के शासन के समय एक चीज़ घटना, महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी, वो ये थी कि मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया है, वो उसकी लोकेशन यहाँ पे लगभग होगी भारत के यहाँ पर। तो यहाँ से जो है क्या होता था, सेंट्रल एशिया से भारत में क्या होती थी, आक्रमण हुआ करता था। और आक्रमणकारी का नाम क्या था, हूण। एक जनजाति थी, एक प्रजाति थी हूण। हूण अक्सर भारत पे आक्रमण करते थे गुप्त काल के समय, और ये कुमारगुप्त के शासन के समय बहुत आक्रमण हुए थे। हूण दबंग गाना याद रखिएगा आप लोग, इससे याद रहेगा। हूण दबंग लोग थे, अक्सर भारत पे आक्रमण करते थे गुप्त काल में। तो कुमारगुप्त इनको हरा नहीं पाया था। कुमारगुप्त नहीं हरा पाया, लेकिन उसका बेटा स्कंदगुप्त उसे पराजित करेगा। कुमारगुप्त से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसने क्या किया था, ही बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की उसने स्थापना कराई थी, जो कि भारत में तक्षशिला के बाद दूसरी विश्वविद्यालय थी। यहाँ पर बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, यहाँ पे उपनिषद पढ़ाए जाते थे। जो भारतीय दर्शन था वहाँ यहाँ पर पढ़ाया जाता था, और इसको सीखने, इसको समझने जो है देश विदेश से लोग आया करते थे। बाद में यहीं पर शिक्षा ग्रहण करने वेन सांग भी आएगा, गुप्त जो है वर्धन काल में, हर्षवर्धन के शासन के समय। नालंदा विश्वविद्यालय इतना रिच था, इसीलिए हम विश्वगुरु कहलाते थे, क्योंकि लोग हमारे यहाँ दर्शन सीखने आते थे।
अब नालंदा विश्वविद्यालय तबाह हो गया, नष्ट होगा कैसे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह तबाह किया था, उनकी मूल प्रतियों को, उनके ज्ञान की पुस्तकों को जला डाला था, यानी उसकी जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त के बाद आएगा स्कंदगुप्त, 454 से लेकर 468। स्कंदगुप्त की एकमात्र अचीवमेंट है वो क्या कि उसने हूणों को 2 बार पराजित किया। पहला गुप्त शासक है जिसने हूणों को पराजित किया, हुण की दबंगई निकाल दी इसने, और इसने अपनी वीरता के कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये तीसरा विक्रमादित्य था। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्यों का जिक्र है। तो ये महत्वपूर्ण गुप्त शासक था। स्कंदगुप्त के बाद जो भी शासक थे, भानुगुप्त वगैरह, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि गुप्त काल का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। श्री विष्णुगुप्ताय नमः। तो आज हमने गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं को पढ़ा। कल हम लोग गुप्त वंश की शासन की विशेषताओं को, उनके अंदर क्या क्या विकास हुआ था, क्यों स्वर्ण युग कहा गया, ये सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही ये गुप्त काल खत्म होगा, गुप्तोत्तर काल समाप्त करेंगे। गुप्तोत्तर काल में हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे राजवंश जो होंगे, हर्षवर्धन, चालुक्य, ये सब देखेंगे। उसके बाद एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एंशिएंट इंडिया पर 2-3 दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। 100, 150, 200, 300 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारा हम लोग कवर करेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा हो। वो एग्जामिनेशन के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और ये जो लेक्चर है इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो लोग अभी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए, प्लीज़ मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और एक्टिविटी बढ़ जाएगी समय जैसे मिलेगा। थैंक यू।